2 मंत्रियों सहित एक विधायक और एक नेता की गिरफ्तारी के बाद से बंगाल की सियासत में तूफान मचा है। टीएमसी के कार्यकर्ता उत्पात मचा रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर एक तरह से उनको उकसा रही हैं। सीबीआई ने गिरफ्तार नेताओं को स्पेशल कोर्ट में वर्चुअली पेश किया, लेकिन सीबीआई की दलीलों को किनारे रखकर निचली अदालत ने चारों नेताओं को जमानत दे दी। तब लगा कि ये मौका ममता बनर्जी के मुस्कुराने का है, लेकिन कुछ ही देर बाद सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंची और हाईकोर्ट ने कुछ देर की खुशी को गम में बदल दिया। हाईकोर्ट ने चारों नेताओं की जमानत पर रोक लगा दी और सबको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये शायद पहला मौका है कि मंत्री पद पर रहते हुए किसी की गिरफ्तारी हुई हो। फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी दोनों ममता कैबिनेट में शामिल हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मंत्री पद से ये दोनों इस्तीफा कब देंगे। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैसे ही सीबीआई जांच के आदेश दिए, उसके तुरंत बाद ही अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बंगाल के इन दोनों मंत्रियों ने मंत्री पद छोड़ने की कोई तत्परता नहीं दिखाई। इसके पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के नेता फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता और कोलकाता के महापौर शोभन चटर्जी को जमानत दे दी थी। स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की टीम ने हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ का रुख किया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाना ही सही होगा। न्यायालय ने अगले आदेश तक सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने का भी आदेश दिया। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा कि इस स्थिति में जब नारदा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हंगामा भड़क उठा, नारदा केस की जांच संभव नहीं है। गौरतलब है कि टीएमसी के एक विधायक और एक पूर्व मंत्री समेत नारदा केस में गिरफ्तार चारों आरोपियों को सोमवार को एक विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत दे दी। उनके वकील की तरफ से ये जानकारी दी गई। वकील अनिंद्य राउत ने कहा कि विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने वरिष्ठ मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा, पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी के वकीलों और एजेंसी के वकील का पक्ष सुनने के बाद चारों नेताओं को जमानत दे दी। उन्हें डिजिटल तरीके से अदालत के समक्ष पेश किया गया था। सोमवार की सुबह कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन नेताओं के घरों से उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के दफ्तर में रखा गया था। एजेंसी ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। सीबीआई ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को नारद स्टिंग मामले में कोलकाता में गिरफ्तार किया था। स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद सभी आरोपियों को सोमवार को जमानत भी मिल गई थी। हाकिम, मुखर्जी, मित्रा, चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का रुख किया था। मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता भड़क गए। गुस्साए टीएमसी समर्थक सीबीआई कोलकाता के कार्यालय के बाहर पहुंच गए और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बवाल करने लगे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाए। सीबीआई कार्यालय पहुंची टीएमसी की गुस्साई भीड़ को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना भी साधा था। उन्होंने इस अराजकता की ओर सीएम का ध्यान दिलाते हुए कहा, प्रशासन चुप है। उम्मीद है कि ममता बनर्जी को इस अराजकता और विफलता के नतीजों का एहसास होगा। सीबीआई ने दावा किया था कि नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए। घटना के वक्त चारों आरोपी मंत्री थे। आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा कि चारों प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस चरण में अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो जांच प्रक्रिया बाधित होगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सोनिया गांधी को लाख टके का सुझाव दिया। सलमान खुर्शीद का कहना है कि कांग्रेस को निराशावादी नहीं होना चाहिए और बीजेपी की तरह बड़ा सोचना चाहिए। ऐसा करने से ही उसे उसकी खोई हुई सियासी जमीन वापस मिल सकती है। उन्होंने कहा, मैंने पश्चिम बंगाल और असम से एक चीज सीखी है, आपको ये कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आप बहुत छोटे हैं, कमजोर हैं और किसी क्षेत्र या राज्य में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मेरा मानना है कि बीजेपी ने बड़ा सोचने की रणनीति के चलते उन जगहों पर भी ऐसा किया जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उन्होंने उन स्थानों पर भी ऐसा करने का प्रयास किया जहां आज भी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस को ये निराशावादी दृष्टिकोण नहीं स्वीकारना चाहिए कि वे अपनी सियासी जमीन खो चुके हैं और इसे फिर से हासिल नहीं किया जा सकता। सलमान खुर्शीद ने साफ तौर पर कहा कि मुझे लगता है कि प्रतिबद्धता और विश्वास के साथ ही हम ये सब कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए।
उन्होंने इस धारणा से सहमति जताई कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने सोची समझी रणनीति के साथ मतदान किया, जिस वजह से कांग्रेस और वाम दलों का सफाया हो गया। जब सलमान खुर्शीद से ये पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट और असम में AIUDF के साथ गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है, इस पर उन्होंने कहा, जब आप सफल नहीं होते तो इस तरह के स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, जब आप सफल होते हैं आपको अलग तरह का स्पष्टीकरण दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद के स्पष्टीकरण का कोई मतलब है, जब तक इससे आपको अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया और निर्णय की खूबियों के बारे में विश्लेषण करने में मदद न मिले। मैं यही कह सकता हूँ, दोनों तरफ से बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अशोक गहलोत की गद्दी पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। पायलट गुट के बड़े नेता और विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। बाड़मेर के गुड़ामाराली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। पिछले साल राजस्थान में आए सियासी संकट के समय में वे गहलोत के ही विरोधी पायलट खेमे के साथ थे। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की खबर से प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा एकाएक गर्मा गया। हालांकि अभी तक इस संबंध में चौधरी का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी ओर से विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया इस्तीफा सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हेमाराम चौधरी इस बार गहलोत मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से काफी सुर्खियों में रहे थे। उसके बाद वे कई बार मुखर होकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। हेमाराम चौधरी अपनी ही गहलोत सरकार पर क्षेत्र में विकास कार्य में भेदभाव करने का आरोप भी लगाते रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा में भी चौधरी ने खुलकर अपनी सरकार पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। विधानसभा में चौधरी के मन में दबी पीड़ा पूरी तरह से उजागर हुई। चौधरी ने कहा था कि दुश्मनी निकालनी है तो मेरे से निकालो, क्षेत्र की जनता को परेशान मत करो। चौधरी ने उनके विधानसभा क्षेत्र से अधिकारियों को हटाने और लगाने को लेकर भी नाराजगी जताई थी। उनकी ताजा नाराजगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती से जुड़ी बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि चौधरी ने 14 फरवरी 2019 को भी इस्तीफा दिया था, लेकिन स्पीकर ने उसे स्वीकार नहीं किया था। हेमाराम चौधरी राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं में से एक हैं। वे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। वहीं 6 बार चुनाव जीतकर विधायक भी बन चुके हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में वे राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल का सियासी हाल बेहाल है। वजह एक तरफ टीएमसी वर्कर्स की जारी हिंसा है तो दूसरी तरफ रिश्वत कांड के आरोपित मंत्री और विधायक की गिरफ्तारी। ममता बनर्जी एक तरफ बीजेपी से सड़कों पर भिड़ंत कर रही हैं तो दूसरी तरफ सीबीआई के जाल से अपने नेताओं को बचाने की कोशिश। लेकिन ममता बनर्जी की एक बड़ी और तीसरी चिंता है कहीं से चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनने की, क्योंकि तय समय से पहले अगर ममता बनर्जी एमएलए नहीं बन पाती हैं तो उन्हें अपना पद गंवाना पड़ेगा। अगले 5.5 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा की सदस्यता पाने की चिंता है, क्योंकि बीजेपी हर कोशिश करेगी कि वो विधानसभा सदस्यता हासिल न कर सकें और प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर और ममता बनर्जी को रिजाइन करके किसी दूसरे को बागडोर सौंपनी पड़े। चुनावी मैदान में शुभेंदु अधिकारी से मात खाने के बाद ममता बनर्जी का भरोसा डगमगा गया है। इस वजह से अब ममता बनर्जी दूसरे रास्ते की तलाश में है। वहीं दूसरा रास्ता है विधान परिषद का, लेकिन दिक्कत यह है कि बंगाल में विधान परिषद नहीं है, ताकि उद्धव ठाकरे की तरह वे भी पीछे के दरवाजे से सदन का सदस्य बन जाएं। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही ममता बनर्जी ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पेश कर दिया। ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की बागडोर करीब 10 सालों से है। ये उनका तीसरा कार्यकाल है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक उनको विधान परिषद की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, तो अचानक अब उन्हें क्यों जरूरत महसूस हो रही है? वह भी इतनी जल्दी कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में प्रस्ताव ला दिया। विधान परिषद लाने का प्रस्ताव उनके चुनावी मैनिफेस्टो में भी नहीं था, और फिर किस लिए इतनी हड़बड़ी में ये प्रस्ताव लाया गया? जाहिर है नंदीग्राम में शुभेंदु से हारने के बाद ममता बनर्जी को लगने लगा है कि अब उनकी लोकप्रियता में गिरावट हुई है। हालांकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रदेश में वो जहां से चाहे लड़कर जीत सकती हैं, पर उनका विश्वास डोल गया है। दरअसल राजनीति में इतनी अनिश्चितता बढ़ गई है कि हवा का रुख कब बदल जाए कोई नहीं जानता। यूपी में 1970 में एक सीएम त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनके पास विधानसभा की सदस्यता नहीं थी। उन्होंने मानी राम विधानसभा से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए।
यूपी में अभी भी चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, वे विधान परिषद के रास्ते ही विधानसभा पहुंचे हैं। ये दोनों ही मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत लोकप्रिय रहे और चुनाव जीतना उनके लिए बहुत आसान था, पर किसी ने भी रिस्क लेना उचित नहीं समझा। विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव बंगाल में पास करना आसान है, पर इस प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से ही पास कराना इतना आसान काम नहीं लगता। आखिर भारतीय जनता पार्टी इन प्रस्तावों को क्यों पास होने देगी? लोकसभा में तो जनता पार्टी का बहुमत है, राज्यसभा में भी साधारण बहुमत बीजेपी के पास है, राष्ट्रपति भी वही प्रस्ताव स्वीकार करते हैं जिस पर कैबिनेट से उन्हें सलाह मिलती है। फिर क्या सोचकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को लाया? अगर ममता को ये लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो उसमें अभी 3 साल बाकी हैं और 3 साल बाद उनके विधान परिषद के प्रस्ताव का मतलब रह नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे सरकार अपने पुलिस विभाग से पटरी नहीं बैठा पा रही है। नतीजा ये हुआ कि राज्य के डीजीपी इस कोरोना काल में सरकार को बगैर कुछ बताए छुट्टी पर चले गए। इस बात से शिवसेना डीजीपी संजय पांडे से खफा है। एक तरफ जहां राज्य कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ तूफान ने उसकी परेशानी बढ़ा दी है। इन सब के बीच संजय पांडे अपने गृह नगर चंडीगढ़ में छुट्टियां मना रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी साफ है कि उन्होंने अपनी छुट्टियों के बारे में महाराष्ट्र सरकार को सूचित भी किया है या नहीं। 1986 बैच के पुलिस अधिकारी संजय पांडे पहले ही खुद को परमवीर सिंह के खिलाफ जांच से अलग कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना उनसे खासी नाराज है। संजय पांडे ने इस संदर्भ में सफाई देते हुए कहा कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जल्द ही मुंबई लौटेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने मातहत पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। राज्य में ये शायद पहली बार हो रहा है जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही पुलिस के मुखिया की अनुपस्थिति पर सवाल उठा रही हैं। राज्य में अभी भी कोरोना के 4.5 लाख सक्रिय मामले हैं और पिछले एक दिन में 1000 लोगों की जान जा चुकी है। ऊपर से तौकते तूफान की वजह से मुंबई में तबाही मची हुई है और 6 लोगों की मौत हो गई। भयंकर हवाओं और भारी बारिश के कारण हुई क्षति का खुद सीएम उद्धव ठाकरे ने आकलन किया और आवश्यक निर्देश दिए। उधर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपने खिलाफ चल रही विभागीय जांच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच कर रहा अधिकारी उन्हें धमका रहा है। अगर उन्होंने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस नहीं ली तो उन्हें झूठे मामले में फंसाया जाएगा। अनिल देशमुख पर विवादित पुलिस अधिकारी सचिन बर्जी के जरिए राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों से 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। परमवीर सिंह ने सीबीआई को मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी के साथ हुई फोन पर बातचीत ट्रांसक्रिप्ट सौंपी है। उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर पर धमकी देने का आरोप लगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ चल रहे सभी मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित किया जाए और किसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जाए। महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया हुआ है। मई 20 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने खिलाफ विभागीय जांच और FIR दोनों को चुनौती दी है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।